नमस्कार मेरे बच्चों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा 2021 NAS 2021 कक्षा 8 गणित विषय में हम आपको उपलब्ध करवाए गए मॉडल प्रश्न बैंक के 41 प्रश्नों का हल अपन देख चुके थे। आज हम 42वें प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें आपको 95 यानी कि 95 का वर्ग पूछा गया है कि इसका हल कितना होगा। प्यारे बच्चों, मैंने एक बात आपको पहले भी बताई है कि गणित की संक्रियाओं को हल करने के तरीकों को सीखने के बाद में आप किसी भी तरीके से उसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब अपने पास 95 का वर्ग है, तो इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं? 95 को 95 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर जो भी इसका गुणनफल आएगा वो। दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि 95 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 - 5 लिख सकते हैं। तो ये 95 का वर्ग है तो 100 - 5 का वर्ग हो जाएगा। तो हम इसको जो आपके सर्व समीकरण हैं उसमें एक सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर, इसको लागू करके भी हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों ही तरीकों का अध्ययन करेंगे ताकि किसी विद्यार्थी की कोई तरीका दिमाग में नहीं है तो वह उसको भी सीख सके। तो देखिए, सबसे पहले तो जो साधारण तरीका आप अपनाने की कोशिश करते हैं कि अगर गुणनफल पूछा है तो आप यही तरीका सबसे पहले अपनाते हैं। नीचे की जो संख्या है उसके इकाई को आप ऊपर वाली संख्या के इकाई दाई सैकड़ा से गुणा करते हुए लिख देते हैं। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, कैरी आ गई 2 आपकी हासिल की। 5 न 45 यानी 47। ये 5 को 5 से गुणा करना है पहले, और फिर 5 को 9 से पहले इकाई के अंक को गुणा करना है, फिर दहाई के अंक को गुणा करना है, और उसके आगे भी रहे फिर सैकड़ा को, फिर हजार को। सभी अंकों को गुणा करने के बाद में आपको नीचे इकाई के स्थान को गुणा कर ही लिया, अब दाई वाले स्थान से गुणा करना है। अब चूंकि आप दाई के स्थान से गुणा कर रहे हैं इसलिए यहां पर इसका जो भी गुणनफल आएगा वो दाई के स्थान के नीचे लिखेंगे इस संख्या के। इसलिए इकाई का स्थान अपन खाली छोड़ देते हैं या क्रॉस का निशान लगा देते हैं या 0 लिख देते हैं, क्योंकि हम संख्या कौन सी से गुणा कर रहे हैं? दहाई से। तो 9 - 5 = 45, तो 45 का जो 5 आएगा वो दहाई स्थान के नीचे लिखेंगे। और 4 आपकी कैरी, ये 9 - 9 = 81 और 4 = 85 हो गया आपका। तो हम यहाँ पर 85 लास्ट में ऐसा कैसा लिख देते हैं। अब इनका योगफल कर लेते हैं। तो ये 5, 7 और 5 12 है, एक कैरी, फिर ये 10, 5 4 9 और 1 10, 8 और 1 9। तो ये 9025 अपने को इस तरीके से प्राप्त होता है। अब 9025 तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ये तो आपको प्राप्त हो गया। लेकिन इससे भी सरल तरीका है, यदि आप आदत में लेते हैं तो जो सर्व समीकरण है, जैसे हमने अभी दिखाया है आपको कि जो 95 का वर्ग है उसको हम 100 - 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से 5 कम हो गया तो 95 हो गया। अब ये क्या है? a - b के रूप का सूत्र हो गया आपका, a - b का होल स्क्वायर। इसको यदि हम हल करके इसका जो अंतिम रूप लिखते हैं तो वो याद होगा आपको, और कुछ बच्चों को याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। इसमें जो सभी सूत्र होते हैं वो एक तो a + b का होल स्क्वायर का होता है, a - b का होल स्क्वायर का होता है, फिर आपका a² - b² के रूप का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो हल अपने पास निकल कर आता है वो a² + का b² माइनस का 2ab होता है। माइनस वाला होता है उसमें 2 के साथ माइनस होता है, और प्लस में क्या होता है? a² + का b², प्लस है तो प्लस के साथ 2ab हो जाता है। तो ये दोनों सूत्र तो आपको विशेषता याद रखनी ही है। तो देखिए, यहाँ पर अपन इस सूत्र को लागू कर देते हैं। तो ये एक का मतलब हो गया यहाँ पर 100 और b का मतलब हो गया यहाँ पर 5। तो प्रथम पद 100 है, द्वितीय पद 5 है, तो प्रथम पद का वर्ग यानी कि 100 का वर्ग, प्रथम पद का वर्ग, फिर द्वितीय पद का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग। द्वितीय पद कौन है? यहाँ पर 5 है तो 5 का वर्ग, फिर माइनस का 2, प्रथम पद गुणा द्वितीय पद। प्रथम पद आपका 100 है और द्वितीय पद आपका 5 है। ये लिख देखिए, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, केवल जो चीज जैसी है वैसी की वैसी हमने यहाँ रखी है। आपको कहा जाए कि आपके पास 2 टोकरी है, एक टोकरी में आपको रोटी रखनी है, एक टोकरी में फल रखना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। वही काम आपको यहाँ पर करना है। जो सूत्र लिखा है, एक के स्थान पर एक का मान रखना है और बी के स्थान पर बी का मान। एक का मतलब प्रथम पद यानी कि 100 है, बी का मतलब द्वितीय पद यानी कि 5 है। अब इनको हल करते हैं तो देखिए, 100 को 100 से गुणा करने का मतलब हो गया एक के आगे 4 बिंदी, जितनी भी शून्य से आप अगर गुणा करते हैं तो उतनी शून्य एक के आगे लग जाती है। 10 × 10 का मतलब 100 हो गया, ये शून्य एक साथ लग जाती है।
और 5 का 25 हो गया, और 5 दूनी 10 गुना 100 का मतलब 1000 हो गया। अब देखिए मोटा मोटा 10,000 में से 1000 कम कर देंगे तो 9000 बच गया, और 9000 में अपन 25 ऐड कर देंगे तो 9025 आ जाता है। तो जब आपसे अप्रसाद में परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, अगर आपको तरीका नहीं बताया जाए तब तक कि किस तरीके से हल करना है, तब तक आप किसी भी तरीके से सवाल को हल करके उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर आपको 2 तरीके से सवाल को हल करने का तरीका समझाया है। अब अगला जो प्रश्न है अपना 43 नंबर का, देखिए दिए गए चित्र में x का मान आपको बताना है। तो x आपका यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए एक त्रिभुज आपको यहाँ पर दे रखा है। त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होता है। अब इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि त्रिभुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक छोटी सी बात पर अपन डिस्कस कर लेते हैं जानकारी के लिए, क्योंकि चीजें इसके आगे पीछे की हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। तो सबसे नंबर 1 त्रिभुज, एक तो होता है आपका समबाहु। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, यानी कि समान बाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। ये जो सिंबल में बना रहा हूं प्रतीक, इसका मतलब ये त्रिभुज है, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नंबर 2 की हम बात करें तो एक होता है सम द्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, एक छोटी है एक बड़ी है, यानी कि एक छोटी है फिर उससे बड़ी और उससे भी बड़ी। तो इस तरीके से ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाता है। द्विबाहु में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर हो जाती है और तीसरी भुजा बड़ी हो जाती है। ये तो देखो भुजाओं के आधार पर आपके त्रिभुज हो गए। अब इसके अलावा भी अपन देखो त्रिभुज को किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक आपने पढ़ा होगा न्यून कोण त्रिभुज, 90 डिग्री से अगर छोटा कोण त्रिभुज में है तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद में हम बात करें तो एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो ये कोण के आधार पर त्रिभुज की बात होगी। अधिक कोण में क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा कोण होता है, और न्यून कोण में क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा कोण होता है, और समकोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं इधर, ये जो त्रिभुज आपको दिया गया है इसमें इस भुजा को जैसे हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक कोण और प्राप्त हो रहा है, तो ये त्रिभुज के बाहर कोण बन रहा है, तो इसको अपन कहते हैं बहिष कोण, यानी कि बाहर कोण बन रहा है तो ये बहिष कोण कहलाता है। और इस कोण का त्रिभुज के अंदर के 2 कोणों से संबंध होता है। जैसे अब ये यहाँ पर जो बहिष कोण बन रहा है, ये जो बहिष कोण है अंदर के, देखिए इन 2 कोणों के योग के बराबर होता है, 1 और 2, यानी कि जहां पर आपका बहिष कोण है उसके सामने के जो 2 कोण है उन 2 कोणों का योग ही यहां पर बनने वाले बहिष कोण के बराबर होता है। दोबारा देख लीजिएगा आप आराम से अच्छी तरीके से। ये जो आपका बहिष कोण है इसका जो मान है, इसके सम्मुख जो 2 कोण है अंतः कोण त्रिभुज के, ये दोनों अंतः कोण कहलाएंगे, अंदर के कोण है इसलिए ये अंतः कोण कहलाएंगे। इन दोनों अंतः कोणों का योग इस बहिष कोण के बराबर होता है, यानी कि x को और 70 को जोड़ देंगे तो अपने को 110 डिग्री का मान प्राप्त होगा। अब यहां से एक चर वाला व्यंजक अपने को प्राप्त हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया। x का मान ज्ञात करने के लिए 70 को आप दाहिने पक्ष में हस्तांतरण कर दीजिए, तो ये 110 माइनस 70, 110 में से 70 कम कर देंगे तो आपको मान मिलेगा 40 डिग्री x का। तो x का मान यहाँ पर 40 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अब देखिए ये जो त्रिभुज आपको दिया गया है कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिया गया है। हम एक तरीका इसमें दूसरा ये भी अपना सकते हैं कि यदि इस भुजा को इधर से आगे बढ़ा दिया होता, इस भुजा को, और बहिष कोण यहाँ पर बनाया होता, तब इसके कौन से 2 कोणों का मान इस बहिष कोण के बराबर होता। तो देखिए इसके सम्मुख, इस बहिष कोण के सम्मुख कौन से 2 कोण है, एक तो ये है और दूसरा ये है। इन दोनों कोणों का योग जो है इस बहिष कोण के बराबर होगा। अब एक स्थिति अपने पास देखो ये भी बन रही है कि ये जैसे त्रिभुज आपको दिया गया है, लेकिन अगर इस भुजा को हम आगे बढ़ा दे तो बहिष कोण देखिए अपने पास कहां पर बनकर आ रहा है, बहिष कोण यहां बनेगा। तो यहां वाले बहिष कोण का मान किन 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, इसके सम्मुख, तो सम्मुख कोण है एक तो ये और दूसरा ये, इन 2 कोणों का जो योग है